नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। क्रिकेट के खेल में एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं और आखिरी बॉल से पहले वाली गेंद को सेकंड लास्ट बॉल कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी पिच ऐसी है कि यहां चुनाव आयोग को 7 चरण से कम में कुछ भी समझ में नहीं आता। अब उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर जो चुनावी रणनीति चल रही है, जो धुरंधर मैदान में है, यहां भी अब सेकंड लास्ट बॉल ही डाली जानी है। यानी मतदान का छठा और उसके बाद अंतिम यानी 7वां चरण सामने है। 3 मार्च को छठे चरण के वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी, चुनाव के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर जो 5 गेंदें अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डाली गई हैं, उसमें किस तरीके से जनता ने अपना बल्ला चलाया है। मेघवाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद शेखर त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगा कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और बीजेपी का स्लोगन रहा है दिव्य काशी भव्य काशी। सारे बड़े नेता, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स बीजेपी की इस समय इस पूर्वांचल में आकर के डेरा जमा चुकी है। क्या इसको इस तरह से देखें कि दिव्य काशी भव्य काशी का नजारा आप लोगों से भी मन नहीं मान रहा था इसलिए चले आए, या चुनावी? देखिए, आपका जो न्यूज इंडिया चैनल है उसका भी एक स्लोगन है, न्यूज इंडिया राष्ट्र की आवाज। तो हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी आवाज पुरातन काल से काशी से निकलती आई है। आज हमारा और आपका सौभाग्य है कि हम महाशिवरात्रि के दिन काशी में बैठ करके बात कर रहे हैं, जो सांस्कृतिक राजधानी हम देश की कह सकते हैं। मां गंगा का पवित्र स्थान, बाबा विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर और न जाने कितने सांस्कृतिक धरोहर काशी ने अपने साथ रख रखी है। नॉर्थ से लेकर के साउथ, ईस्ट से लेकर के वेस्ट, सभी महात्माओं ने यहां आकर के और सभी गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने यहां आकर के काशी के दर्शन किए हैं। तो एक तो बड़ा विषय, आपने भव्य काशी दिव्य काशी की बात की, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि काशी का स्वरूप निखरा। लोग पहले बहुत ही तंग गलियों से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते थे और गंगा स्नान करके दर्शन करना कोई चाहता था तो काफी टाइम लगता था। अब वो कॉरिडोर जो बना है, मां गंगा में स्नान करो और स्नान करके सीधे आप दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए उतरते हुए बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंच जाओ। और जो भव्यता का जो रूप दिया है, ये अपना आप में काशी दिव्य और भव्य हो चुकी है। और चुनाव के दौरान इसका जो परिणाम जब आएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। काशी उनमें सर्वोच्च शिखर पर रहने वाली है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि काशी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से है। लेकिन जैसा विकास काशी में किया गया है, जब इसकी तुलना बाकी के उत्तर प्रदेश से होती है, मेघवाल साहब, आप तो पश्चिम से चले और अब पूर्वांचल में आ गए हैं, आपको लगता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी बाकी जिला हो, वाराणसी भले चमके, लेकिन बाकी का प्रदेश, विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि उस तरह से चमका नहीं? देखिए, विपक्ष को अगर दिखता नहीं है तो वो अलग बात है। योगी जी की सरकार 5 साल चली, मोदी जी की नीतियां तेजी से धरातल पर उतरी, इतने एयरपोर्ट बने, वो तो सबको दिखते हैं, विपक्ष के लोग भी उसमें चलते हैं। कुछ उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बने, बनारस भी उसमें एक है, कुशीनगर से लेकर के लखनऊ को तो कितना डेवलप किया एयरपोर्ट को, कितने एक्सप्रेस हाईवे बने, कितनी सड़कों का जाल और बना, जिसको हम ऑल वेदर रोड कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं, और किस तरह से प्रधानमंत्री आवास में मकान बने। ये सब इनको कितना हेल्थ के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। देखिए, नीतियों की दृष्टि से अगर हम देखेंगे
तो मोदी जी की नीतियां सबसे ज्यादा तेजी से धरातल पे उतरी है योगी जी के इस कालखंड में। और मैं तुलना करके बताऊंगा, पीएम आवास योजना कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी के समय थी नहीं। अखिलेश जी उसको लागू इसलिए नहीं करना चाह रहे थे तेजी से कि अगर पीएम आवास तेजी से लागू हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। जैसे 17 में योगी जी आए तो पीएम आवास करोड़ों में बनने लग गए, वो हजारों में नहीं बढ़ा रहे थे। तो ये अंतर होता है डबल इंजन की सरकार का। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, देख चुकी है। सुरक्षा इनको मिली, सामाजिक सुरक्षा इनको मिली, विकास उनको मिला, डेवलपमेंट मिला, जीडीपी बढ़ा। हेल्थ सेक्टर में कोरोना के कालखंड के बाद भी योगी जी ने तेजी से काम किया, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। तो जनता जान चुकी है जी। अच्छा, आपके पास संस्कृति मंत्रालय, मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीनों जगह जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण है धार्मिक लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि पर्यटन का विकास होगा तो हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है। तो अब सवाल यह है कि अयोध्या में जिस तरीके का विकास हो रहा है या काशी में हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिले जिन्होंने कहा कि भैया पहले हमारी दुकान थी और वो अब जो है, जब रास्ता तो अच्छा तो बहुत लग रहा है लेकिन अब वो रोजी रोटी का थोड़ा संकट हो गया, मुआवजा कभी कुछ कम हो गया, कभी कुछ वैसा हो गया। अच्छा, अयोध्या वाले तो बड़े परेशान है। उनका कहना है एक तो हम श्रापित हैं और दूसरा जब अब विकास हो रहा है तो हमारी जो जमीन का एक्वायर किया जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप इसको ऐसे समझिए, आपने ये 3 शहरों का नाम लिया, ऐसा विषय नहीं है। जो उत्तर प्रदेश है उसका कोई शहर आप उठा लीजिए, हर शहर में कोई न कोई सांस्कृतिक महत्व का स्थान है। मैंने तो ब्रज में देखा, कहीं कहा कि ये बलराम जी की भूमि है, कोई कह रहा है परशुराम जी की भूमि है, कोई कह रहे हैं पांडव यहाँ आए थे, यहाँ ठहर। कोई शहर उठा लीजिए जी। इधर हम पूर्वांचल में बैठे हैं तो सारनाथ से लेकर के, भगवान बुद्ध से लेकर के, भगवान महावीर से लेकर के, कुछ भी आप बात कर लीजिए, बाबा विश्वनाथ से लेकर के कुछ भी बात करें, सांस्कृतिक धरोहर में उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं है। जहां आपने डेवलपमेंट के साथ, अब जैसे हम वाराणसी की बात करें, एयरपोर्ट से हम आते थे पहले तो रोड संकड़ी थी, परेशानी होती थी, तो रोड चौड़ी करना जरूरी था कि नहीं था, समय की आवश्यकता थी, रोड चौड़ी हुई, कुछ दुकानदार पीछे गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे रोड चौड़ी होगी तो आवागमन बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी जी। ये जो पुनर्वास का जो सब्जेक्ट है वो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो टॉप प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है। कोई अगर दुकानदार, जैसे अभी काशी का कॉरिडोर बना, कोई हटा होगा दुकानदार, में ये नहीं कहता नहीं हटा, हटा है, लेकिन हटने वालों को अच्छी जगह दुकान दी जा रही है, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी है, पूर्वांचल को लेकर के अखिलेश यादव लगातार ऐसा खम ठोक रहे हैं कि हमने पश्चिम में तो दिखा ही दिया है और अब पूर्वांचल की बारी है, और इसको लेकर के लगातार उनके प्रयास भी हैं कि पूर्वांचल में वो कुछ। आपका आकलन क्या है कि पश्चिम और ये पूर्वांचल? देखिए, अखिलेश जी के आप पूरे भाषण देख लो, एक तो वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, एक बड़ा जनरल सा आरोप लगाते हैं। तो उसको अमित शाह जी ने कहा कि भाई आंकड़े लेके बैठ जाओ, आपके पीरियड में कितनी हत्याएं हुई, अब कितनी होती है, आपके पीरियड में कितने अपहरण हुए, अब कितने होते हैं, आपके पीरियड में कितने बलात्कार हुए, अब कितने होते हैं, आंकड़े लेके बैठ जाओ। उसका वो जवाब देते नहीं है, वो कहते हैं बीजेपी का छोटा लीडर छोटा झूठ बोलता है, बड़ा लीडर बड़ा झूठ। ये कोई बात है क्या? आप तर्कों के साथ बात करिए ना, कुतर्क क्यों करते हो? तो वो आरोप ही मुझे लगता है कि एकदम झूठा सा लगता है उनका। दूसरा, उनको कोई पूछता है, आपके मीडिया के साथी भी पूछते हैं कई बार उनको, कितनी सीटें आएंगी, तो बोला 400 आएगी, 403 ही कह दो भैया। ऐसी थोथी बात कहना जिसको हम एक कल्पनीय कह सकते हैं, जिसका कोई आधार नहीं हो, तो ये उनकी बातों में तो कोई दम नहीं है जी। अच्छा, एक चीज ये भी है कि लोगों को बड़ा एक कौतूहल था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो मतलब जब उसके बाद सूरज उगेगा ना अगले दिन, तो सब कुछ बदल चुका होगा। काम हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं इस तरीके की बात को। मैं ये नहीं कहता कि एंटी इनकम्बेंसी है,
लेकिन आपको ये लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों के जहन में ऐसा है जिससे वो महसूस कर रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ये नहीं कर पाई या ऐसा नहीं हो पाया? नहीं, लोग सरकार के समर्थन में खड़े हैं जी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा, और महिलाओं की सुरक्षा ऐसा नहीं है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया उस वजह से नहीं है। शौचालय दिए वो तो एक अलग विषय है जिसको यूपी ने नाम भी इज्जत कर दिया, लेकिन जो अपराध करने वाले लोग हैं, महिलाओं के प्रति गलत दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, जिनके मन में महिलाओं के प्रति अपराध करने के भाव आते हैं, उनके मन में डर बैठा है, इसलिए अपराध कम हो रहे हैं। तो जो ये, इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस। अखिलेश जी के समय था बैड गवर्नेंस। योगी हैज कन्वर्टेड बैड गवर्नेंस इनटू ए गुड गवर्नेंस। तो पूरे प्रदेश में ये कहा भाई योगी जी ने काम अच्छा किया, महिलाएं सुरक्षित है। मैं एक जगह, मैं खुद ही अपना उदाहरण देता हूं, मैं एक जगह गया और आपको बता ही देता हूं, बटेश्वर, जहां अटल जी का जन्म स्थान है, मैं उस जन्म स्थान को देखने गया। टाइम था रात का 8, साढ़े 8, 9 बजे, ज्यादा कोई लेट नहीं थे। तो उन्होंने कहा आप अखिलेश जी के पीरियड में आते ना तो आपकी घड़ी लूट लेते हैं, आपके हाथ में बींटी होती थी, बींटी लूट लेते, और आप किसी को एफआईआर करने जाते ना तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। ये जनता ने कहा। आप चूंकि सीनियर लीडर है, मैं एक चीज जरूर समझना चाहूँ, जो ये बात आई आतंकवाद वाली, जैसे ही ये मसला आया उसके बाद तुरंत ही जो, चूंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं यहाँ पर और बड़ा केंद्र भी है आपका सहारनपुर देवबंद में, तुरंत एक बयान आया धर्मगुरु की तरफ से कि नहीं साहब हम उनके लिए मुकदमे लड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है कि ये जो पूरी सियासत है इस समय पर, इसको ऐसे कुछ दिखाने की कोशिश की गई है जैसे पोलराइजेशन हो? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। अगर हम तो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर पोलराइजेशन किसी ने किया है तो सबसे पहले अखिलेश जी ने किया। मुझे ये बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से की जानी चाहिए क्या? वो हमने की कि उन्होंने की? लाया कौन इस बंदूक को? उन्होंने देखा ओवैसी साहब आ गए हैं मैदान में, कहीं मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो जाए, इसलिए उन्हें के किसी सलाहकार ने सलाह दी कि सरदार पटेल की जयंती पे आप मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी ले लीजिए, कि वो एक ही जगह बैठे पढ़े, एक जैसा ही काम किया। सरदार पटेल ने देश को जोड़ा और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को तोड़ा, और वो एक जैसा काम बता रहे थे। फिर उसके बाद मीडिया में खूब खबरें बनी, मैसेज वायरल हुए। तो भी अगर ऐसा कह देते दूसरे दिन कि भाई गलती से निकल गया, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने सरदार पटेल की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से की? बोला हाँ की है, और गलत क्या है, किताबों में पढ़ लो, ये कहा। तो फिर हमारी पार्टी से भी प्रेस हो रही थी, तो हमने कहा कौन सी किताबों में पढ़े? पाकिस्तान की किताबों में पढ़ना है कि हिंदुस्तान की किताबों में पढ़ना है? तो ये किसने किया? ये जो इस तरह का काम जो किया, जिसको आप पोलराइजेशन कह रहे हो, इसकी शुरुआत ही अखिलेश ने की। मैं फिर एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, और शायद बहुत सारे लोग भी, कि बीजेपी तो सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है। अब मान लीजिए अखिलेश यादव की तरफ से इस तरीके की बात आई, जिन्ना का मसला आया, आपने तो सारी योजनाओं में सबका ख्याल रखा। आपको कितना भरोसा है कि जो मुस्लिम तबका है उत्तर प्रदेश का, वो वास्तव में बीजेपी की नीतियों से कुछ प्रभावित हुआ है और वोट देगा? क्योंकि मुझे याद है अटल जी के दौर में भी 100 करोड़ से ऊपर का बजट हो गया था अल्पसंख्यक मंत्रालय का, लेकिन वो टर्नआउट नहीं हुआ। बाद में जब मोदी जी की सरकार आई, लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस तरीके के नतीजे क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर देखिए, हमारी पार्टी का मूल मंत्र, जैसे आपने सही कहा, सबका साथ सबका विकास, और नतीजों में शायद आपके सर्वे रिपोर्टें कहती है 2019 में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, या विशेष करके महिलाओं ने, मोदी जी को वोट किया 19 में। ऐसा लोग कहते हैं और आप लोग भी मानते हो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से, कि भारतीय जनता पार्टी समावेशी और सर्वस्पर्शी पार्टी बन चुकी है। समावेशी और सर्वस्पर्शी, सभी समाजों को छू रही है भारतीय जनता पार्टी। जैसे आपने ठीक कहा, मुझे जम्मू कश्मीर में कुछ लड़कियां मिली थी एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा मोदी जी को धन्यवाद देना। मैंने कहा किस चीज का? कि हमारी स्कॉलरशिप पहले संस्था के थ्रू आती थी, उसमें भ्रष्टाचार होता था,
अब डीबीटी कर दिया तो स्कॉलरशिप हमें खुद को मिलती है, तो और पूरी की मिलती है, उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार। तो ये जो चीजें आती है ना, ये बदलता हुआ भारत है जी, जिसका जिक्र मोदी जी कई बार करते हैं कि भारत बदल रहा है, लेकिन लोगों को नहीं लग रहा है। 3 तलाक के मुद्दे पे बदलते हुए भारत की तस्वीर थी। आपका 3 तलाक की प्रथा पाकिस्तान में नहीं और भारत में कुछ लोग समर्थन कर रहे थे। तो आप सही कह रहे हैं, आपका आंकलन सही हो सकता है कि कुछ युवा वर्ग, कुछ मुस्लिम महिलाएं, कुछ समझदार मुस्लिम संप्रदाय के लोग, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन कुछ शब्द आपने ही लगाया, मैं यही समझ, मैं खुल करके इस सवाल को करता हूं, आखिर इतनी कोशिशों के बावजूद ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं खुद भी गया कई इलाकों में, मैं रामपुर गया, वहां पर एक लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि साहब हम तो कौम के नाम पे वोट देंगे, जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। ये लोगों के जहन में क्यों है? ये देखिए, कांग्रेस ने शुरू से ही दलितों को भी डरा के रखा कि ये बीजेपी आ जाएगी या जनसंघ आ जाएगी तो आपके साथ अत्याचार करेगी। ऐसे ही मुसलमानों को भी डरा के रख रही है। कांग्रेस की जगह जहां कांग्रेस शासन में, यहां सपा ने किया एक खेल कि भी ये आ जाएंगे तो ये कर देंगे, जब उनको लग रहा है। इसलिए मैंने कुछ शब्द, इसलिए क्या समझदार लोग भी तो हर समाज में रहते हैं, हम जनरलाइज क्यों करें? और जनरलाइज करना भी नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम बढ़े तो सही दिशा में। एक समय ऐसा आ सकता है कि बहुसंख्यक सभी लोग, सभी समाजों के बहुसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लग जाए। ये समय भी आ सकता है, क्योंकि हम सर्वस्पर्शी और समावेशी पार्टी बन रहे हैं। हमने अगर गैस के चूल्हे दिए तो हमने भेद नहीं किया। गांव में अगर मुस्लिम बैठा है, गरीब है और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूची में नाम है, तो उसको भी पीएम आवास मिल रहा है। आयुष्मान भारत में अगर उसका गोल्डन कार्ड होल्डर है तो उसका भी 5 लाख का बीमा में इलाज फ्री हो रहा है। तो ये वो देख रहा है ना, वो देख रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक जागृति जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। एक चीज और, आप तो सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा परेशान आप भी हुए होंगे जैसे जैसे टिकट आने लगे सामने कैंडिडेट्स के नाम, हर पार्टी में भगदड़ मची, लेकिन बीजेपी की रीति नीति वाले भी बीजेपी को छोड़ करके जाने लगे। कई ऐसे वाकया आए, ये क्या हो रहा था? मतलब थोड़ा सा अटपटा लगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे इसमें कुछ भी अटपटा इसलिए नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा सूबा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो 15 दिन पहले तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, एक श्रम और रोजगार मंत्रालय का मीटिंग है और वो प्रधानमंत्री जी से पहले उनका बोलने का नंबर आता है। आप उनका भाषण सुनिए, बहुत जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, आज तक नहीं मिला, ना मिलेगा। इन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए ये काम किया, श्रमिक कल्याण के लिए ये शानदार काम किए। कसीदे कटते हैं और 15 दिन में चेंज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज कौन है? कंफ्यूज तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जैसे सोच वाले लोग हैं ना। लेकिन जनता उनको भी सबक सिखाएगी, आप ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में मायावती भी अपनी तरह से ताकत मानी जाती हैं और कई मौकों पर उन्होंने बीजेपी, मतलब विपक्ष ये कह रहा है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की, वो आपकी बी टीम की तरह काम कर रही हैं और टिकट जो उन्होंने दिए हैं उसमें इक्वेशंस का ख्याल रखा है। वो जब कोई पार्टी हारने लगती है तो वो इस तरह का आरोप लगा लेती है। मुझे लगता है कि दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की पार्टी कौन रहेगी, ये सपा और बसपा की लड़ाई है। हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे को साथ दे रही है। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और सरकार रिपीट हो रही है। प्रियंका गांधी कह रही थी कि धर्म और जाति और इनके मुद्दों पर, ऐसे मसलों पर, ऐसी बातों पर वोट मत दे जनता, विकास के मुद्दों पर दे। ये बात उन्होंने कही जब वो मंदिर से माथा टेक के निकली। उनका एक स्लोगन है यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े, मैं पूछना चाह रहा हूं। वो इसलिए नहीं लड़े कि यहाँ कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी रहेगी, 5वें नंबर की पार्टी रहेगी, इसका चुनाव है। उनको खुद को लड़ना चाहिए यहाँ से। तो जो अभी आप देख रहे हैं, खासतौर से अब जो 2 राउंड बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के, इसको किस तरीके से समझा जाए कि यहाँ पर देखिए एक समय पे जो बेरोजगारी थी, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो भी इस इलाके में है। योगी जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं, मोदी जी का भी ये क्षेत्र है।
तो अब जाहिर सी बात, हालांकि प्रभार आपके पास भ्रष्ट का था, लेकिन मैं सवाल लेता हूं आपसे कि पूर्वांचल को आप कैसे, पश्चिम से पूरब कैसा दिख रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था उसका बड़ा कारण लॉ एंड ऑर्डर यहां सुधरा हुआ नहीं था। इन्वेस्टमेंट तब आता है जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो, सामाजिक सुरक्षा मिले। कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करे तो उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित हो, अपहरण की घटनाएं नहीं हो, वो माहौल अब बना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी तेजी से आ रहा है, तो रोजगार के अवसर भी ज्यादा मिलेंगे लोगों को। और इसलिए जो हमारा मैनिफेस्टो, जिसको हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के नाम से जारी किया, उसमें जो हमने घोषणाएं की, उसके आधार पर जो भारत के लोग भी ऐसा मानने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, ये आपको लगता है कि जो कास्ट फैक्टर उत्तर प्रदेश में, मतलब राम मनोहर लोहिया ने कहा जाति जो कभी नहीं जाती, अब आपको लगता है कि वो दौर, या आपको लगता है कि नहीं, कम से कम टिकट में तो ठीक है, सभी पार्टियों ने इस बात का ख्याल किया? देखिए, जातियों के जकड़न को चुनाव में अगर किसी ने तोड़ा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। 2014 का चुनाव देखिए, जातियों का जकड़न ढीली हुई। 2017 का चुनाव देखिए, जातियों की जकड़न कमजोर हुई। 2019 का चुनाव देखिए, थोड़ी और कमजोर हुई। 2022 का चुनाव देखना, ये जातियों की जकड़न, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो आपको दिखाएंगे कि भारतीय मतदाता इतना समझदार हो गया है कि वो जाति में नहीं आकर के विकास और गुड गवर्नेंस के नाम पे वोट करता है। अच्छा मेघवाल साहब, एक चीज मैं, अब ये पार्टी के अंदरूनी बात है वैसे, लेकिन मैं पूछ इसलिए लेता हूं कि अब तो आखिर समय आ गया है, चुनाव के आखिरी 2 दौर हैं, शुरुआत, अब टिकट विकेट भी फाइनल हो चुके हैं, अब तो केवल लड़ाई बची है। और आखिरी आप जैसे लोग हैं यहाँ पे, तो अब उसमें कहना ही क्या, बीजेपी आश्वस्त होगी। लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी जब इस बार टिकट बांटेगी तो 150 टिकट कटेंगे, 140 टिकट कटेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा था, और लगातार लोगों की तरफ, बड़े नेताओं की तरफ से भी शायद संकेत मिल रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब रिपीट ही करने पड़ गए बहुत सारे लोगों को, और शायद ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे क्षेत्रीय जनता उतना खुश नहीं थी, टिकट बदल देते तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, 20% के आसपास जो टिकट कटे हैं वो भी तो अपने को देखना चाहिए ना, कि देखिए एक सीमा होती है और पार्टी की, कोई पार्टी हो, हमारी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये एक सीमा होती है कि कितने टिकट काटने। एक तो जो कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट, संगठन की रिपोर्ट, हमारे सर्वे की रिपोर्ट, इसके आधार पर सारा निर्णय होता है और सामूहिक निर्णय होता है। इसलिए कोई, आपने पहले जो खबरें पढ़ी होगी, मुझे नहीं लगता पार्टी के किसी नेता ने कहा कि हम 150 टिकटें काटेंगे, किसी ने नहीं कहा होगा। संकेत की बात कर रहा हूं। नहीं, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा होगा। ये अभी जो टिकटें, मेरा ऐसा ध्यान है, मुझे एग्जैक्ट आंकड़े ध्यान नहीं है, लेकिन ये 20% जो टिकटें कटी है, ये सिद्ध करती है कि पार्टी धरातल पे हर चीज को, जैसे अभी कोई कह रहा है कि इसमें इसकी टिकट काट दे तो ठीक रहता, ऐसा नहीं है। सब चीजें देख करके एंटी इनकम्बेंसी का लेवल भी देखा जाता है, किस कारण से एंटी इनकम्बेंसी ये भी देखा जाता है, वो जिसको टिकट दे रहे हैं उसमें वोट लेने की क्षमता कितनी है ये भी देखा जाता है, जिसको टिकट दे रहे हैं वो पूरा पार्टी का पुराना कार्यकर्ता कितना है, ये सब देख करके निर्णय लिया जाता है। देश काल परिस्थिति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत टिकट वितरण में बहुत सही निर्णय लिया है, और मैं फिर कह रहा हूं आपको, हम पुनः रिपीट हो रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं प्रचंड बहुमत से। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप राजस्थान से आते हैं, उत्तर प्रदेश को जब आपने देखा, हालांकि आप देश के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आप उसके अगर कार्यकर्ता के रूप में भी देखें तो आपका कद राष्ट्रीय हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूं, चूंकि आपका प्रशासनिक अनुभव भी है, यहां लोग कहते हैं कि सरकारें जो हैं वो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं और किसी की भी आए जाए उनकी तो चलती है। आपको लगता है कि इस मिथ को बीते 5 साल में योगी सरकार तोड़ पाई है? ये सवाल मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके एक ईमानदार जवाब की उम्मीद है। देखिए, 3 अंग हैं, संविधान निर्माताओं ने हमारे यहाँ 3 अंग निर्धारित किए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तो संविधान में लिखित है। एक अलिखित अंग बना हुआ है जिसको हम मीडिया का नाम देते हैं। तो ये 4 अंग हो गए, ये लोकतंत्र के 4 पाए हैं। सबका अपना अपना काम है
और बैलेंस ऑफ पावर भी तय की है संविधान निर्माताओं ने। कोई भी अंग किसी के क्षेत्र में जाकर के काम करने की इजाजत संविधान नहीं देता, इसलिए उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुरूप ही काम हुआ है। सभी अंगों ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया, मैं ऐसा मानता हूं, समन्वय रख के काम किया है, और इसीलिए तो गुड गवर्नेंस आता है, इसीलिए डेवलपमेंट होता है। इसलिए मोदी जी की जो नीतियां हैं उसके आधार पर, योगी जी ने जो काम किया है उसके आधार पर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यूपी में पुनः 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेघवाल साहब न्यूज इंडिया से बात करने के लिए। मेघवाल साहब जिन्होंने बड़ी बेबाकी से और हर उस विषय पर, चाहे वो सवाल थोड़ा तीखा ही क्यों ना हो, जवाब दिया है, जो शायद जनता को भी उसी स्पिरिट से लेना चाहिए कि अगर दौर बदल रहा है तो हमें अपने अंदर से क्या बदलना है, ताकि जब कल को सरकारें कुछ और आगे बढ़ के किसी और गियर में काम करना चाहें और रफ्तार बढ़ाना चाहें तो जनता भी उनके साथ उस चीज को पकड़ पाए और प्रदेश एक साथ कदम ताल कर पाए, यानी सरकार भी और जनता भी। वरना होता यह है कि सरकार की नीतियां कुछ कहती हैं, जनता कुछ और ही सोचती रह जाती है। इसलिए बेहतर है कि इस समय पे आप इन नेताओं की बात सुनिए और उन चीजों को पकड़िए जिसको लेकर के ये भविष्य की नीतियां बनाने वाले हैं। नमस्कार।